हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार आर्टिकल 21 एजुकेशन हब में स्वागत है। और आज हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड 10th 11th 12th एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो आपके पास स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कुछ कंपोनेंट्स जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी, रिले, डायोड, मीटर एंड ट्रांसफार्मर, ट्रांसड्यूसर, रेक्टिफायर। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं जिनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं और हमारे एग्ज़ामों में पूछा जाता है और ये इम्पोर्टेंट भी होते हैं। तो इस तरह हम बेसिक कंपोनेंट्स 2-3 वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हम देखते हैं पहला कंपोनेंट्स रजिस्टर के बारे में, हाउ टू वर्क एंड इसके फंक्शनल के बारे में, और इस पर कैसे एग्ज़ामों में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन से पहले थोड़ी सी थ्योरी के बारे में जान लेते हैं। करंट क्या है, वोल्टेज क्या है और रेजिस्टेंस क्या है, तीनों में रिलेशन क्या है, कैसे काम करते हैं। तो देखते हैं रजिस्टर, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा ऊपर कि हमें रजिस्टर के बारे में जानना है। तो रजिस्टर जैसा कि आप जानते हैं ओम्स लॉ जब आप पढ़ते होंगे तो उसमें बताया जाता है कि जो आपका V है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है करंट का। ठीक है, जैसे ही डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का अगर सिंबल हटाते हैं तो आपके पास एक कांस्टेंट आ जाता है। ये कांस्टेंट आपका रजिस्टर एज ए रजिस्टर वर्क करता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है। V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है करंट के, अगर आपका प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आपको लेना पड़ेगा और ये कांस्टेंट एज ए रजिस्टर वर्क करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि रेजिस्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ कंडक्टर के, और इन्वर्सनल प्रोपोर्शनल है एरिया का। कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर एक कांस्टेंट मिल जाएगा रो। ठीक है, और रो के बारे में आप जानते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है कि ये कांस्टेंट है और जो कि ओनली डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। रो ओनली डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बना आपका रो इंटू एल डिवाइडेड बाई एरिया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इन्वर्सनल प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया का। ठीक है, और यहाँ पर आपको ओम्स लॉ के नियम से आपको पता है वोल्टेज करंट में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की और देन आपको देखने को मिल जाएगा जैसे करंट के चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट आपका फंक्शनल यूनिट है जो आपके सामने है, आप इसे देख लो। करंट क्या है, ओम्स लॉ क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, करंट डेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर वर्क एंड पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो मैं दो लाइन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ, उसके बाद अपन चलेंगे क्वेश्चंस की ओर। करंट क्या है? द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इन चार्ज का फ्लो का ही क्या इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अपोजिट डायरेक्शन होता है करंट का। अगर बात करें कि करंट क्या है, तो करंट आपका I इजिकल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी, यानी कि प्रति सेकेंड जो फ्लो चार्ज हो रहा है वही क्या है, करंट है। ठीक है, तो प्रति सेकेंड में फ्लो चार्ज इजिकल टू करंट है। ठीक है, ओम्स लॉ आपको पता ही है, पहला हो गया। ओम्स लॉ आपको पता ही है, V इजिकल टू आई आर। ठीक है, आई यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस हो गया। रजिस्टिविटी के बारे में आपको पता ही है, आर बराबर आर इजिकल टू, जैसे हमने फार्मूला बताया था, आर इजिकल टू रो एल बाय एरिया। ठीक है,
ये रो क्या है, रजिस्टिविटी है। रजिस्टिविटी ओनली डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अब बात करते हैं करंट डेंसिटी का। ठीक है, करंट डेंसिटी की बात करते हैं। करंट डेंसिटी क्या होगा, करंट बाई एरिया। करंट बाई एरिया आपका करंट डेंसिटी हो जाएगा, तो ये करंट डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो करंट डेंसिटी आपका हो गया। अगर करंट डेंसिटी की बात करेंगे तो करंट डेंसिटी की बात करेंगे करंट डेंसिटी की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा करंट बाई एरिया, क्योंकि एरिया से डिवाइड करेंगे तो डेंसिटी निकल जाएगा। प्रति एरिया कितना करंट फ्लो हो रहा है, वही आपका डेंसिटी है। अब बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है दो तीन, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन बाय मूविंग ए चार्जिंग पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू अदर पॉइंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, किसी चार्ज को यदि हम इन्फिनिटिव से लाए और उसके द्वारा किया गया फ्लो द्वारा किया गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका हो जाएगा V इजकल टू, V से डिफाइन करते हैं इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दो पॉइंटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसके द्वारा किया गया वर्क डन जो है वही क्या होगा आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का इस तरह से फार्मूला बनेगा, वर्क डन बाय चार्ज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर इक्वलिटी इलेक्ट्रिकल पावर कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक पावर डिफाइंड हो जाएगा। जैसे कि आप इसे ये कर लो कि ये आपका V इजकल टू वर्क बाय चार्ज था, तो V Q इजकल टू वर्क। ठीक है, आप टाइम से डिवाइड कर दो, यहाँ भी टाइम से डिवाइड कर दो, तो ये आपका क्या बन गया, करंट बन गया I, और ये क्या बन गया V वोल्टेज, और ये आपका बन गया पावर। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला यहाँ से बन गया आपका P इजकल टू V इंटू I। ठीक है, इसको अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई कर दे V इजकल टू आई आर, तो इसको हम I स्क्वायर इंटू आर या V स्क्वायर इजकल टू आर भी लिख सकते हैं। तीन फार्मूला यहाँ से आपका इलेक्ट्रिकल पावर के रूप में हम लिख सकते हैं, V इंटू आई स्क्वायर इंटू आर, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, इसके यूनिट के बारे में जानते हैं, तो यूनिट वाट होगा, पावर का यूनिट वाट होगा, आपको पता है। अब यदि अगर हम देखा जाए कि यदि 1 एम्पियर करंट पर पोटेंशियल डिफरेंस 1 हो तो कितना एनर्जी जनरेट या कंज्यूम होता है। ठीक है, तो 1 वाट यानी कि इजकल टू 1 एम्पियर इंटू 1 वोल्ट। ठीक है, तो 1 A इंटू V। ठीक है, अगर इसको हम किलोवाट इंटू घंटा में डिफाइन करें तो ये हो जाएगा आपको 1 किलोवाट घंटा इजकल टू 1000 वाट इंटू, अगर सेकंड में घंटा को कन्वर्ट कर दे तो 3600 सेकंड। ठीक है, अब इसको अगर कैलकुलेट कर ले तो ये हो जाएगा 3.6 गुने 10⁶, और वाट एंड सेकंड क्या बन जाएगा जूल। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगा जूल, यानी जो वर्क डन हुआ, जो पावर कंज्यूम होगा 1 किलोवाट में इतना पावर जूल एनर्जी कंज्यूम होगा। तो ये किलोवाट घंटा में हो गया आपका। ठीक है, 3.6 गुने 10⁻, जूल। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक बल्ब इज ए कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर, द करेंट इज ए 0.50 एम्पियर, व्हाट इज ए पावर ऑफ बल्ब। तो पावर पूछा जा रहा है, तो पावर का फॉर्मूला आपको पता है,
कि पावर का फार्मूला क्या होता है, तो आप लगा दो पावर का फार्मूला V=I। ठीक है, V आपके पास कितना है 220 वोल्ट, और करंट आपका कितने पास करंट कितना है 0.25 एम्पियर। ठीक है, ठीक है, तो ये बच गया आपका कितना, ये हो गया 0 और ये 10 और एक ये 11। ठीक है, यानी कि पावर कितना आ गया 110, और पॉइंट है तो पॉइंट बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये 110 वाट, यानी 110 वाट आपका क्या आ गया, ये आपका पावर आ गया। ठीक है, तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर पावर 110 वाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट ऑपरेट 8 आवर पर डे, what is the cost of energy to operate it for 30 days at 3 पर किलोवाट घंटा। ठीक है, 400 वाट है अपने पास। ठीक है, और एक दिन में 8 घंटे आप यूज करते हो, इस तरह से 30 डे आपको यूज करना है। ठीक है, और ये हो गया आपका। ठीक है, 8 तरीके 24। ठीक है, और 4 गुने 24। ठीक है, 30 10 दी पावर। ठीक है, अब ये आपके पास इसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करो 1000 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये पूरा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका अब आ गया, ये आपके पास आ गया एनर्जी। ठीक है, ये किलोवाट में है। ठीक है, प्रति यूनिट के हिसाब से, और टोटल यूनिट आपका इतना बना है। ठीक है, यानी कि आपका 4 गुने 24 इक्वल टू 96, यानी टोटल 96 यूनिट आपके पास बन गया, क्योंकि एक यूनिट कितना होता है 1 किलोवाट। तो आपके पास 4 गुने 24 यानी 96 यूनिट आपके पास है। तब 96 एक यूनिट का रेट कितना है 3 रुपये, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 36 का 18 हो गया, और 9 3 27 और 1 28, यानी कि 288 रुपये आपको आपने इलेक्ट्रिक जो कंज्यूम किया था 3 रुपये के हिसाब से 388 रुपये आपका बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर 388 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल देन इट्स रेजिस्टेंस बिकम। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई वायर है उसका लेंथ को डबल कर दिया जाता है। तो हम जानते हैं कि R बराबर रो एल बाई एरिया होता है। ठीक है, अगर एक ही वायर को आपने क्या किया, ठीक है, एक अलग वायर जोड़ के क्या किया डबल कर दिया। ठीक है, ये अलग वायर था, ये अलग वायर था, आपने जोड़ के इसको एल लेंथ का वायर था, एल लेंथ का वायर था, आपने 2L कर दिया। ठीक है, तो इस कंडीशन में एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी एरिया यहाँ पे कांस्टेंट है। इस तरह से R डायरेक्ट प्रोपोर्शनल L है, तो अगर लेंथ 2 गुना हो गया तो रजिस्टेंस भी 2 गुना हो जाएगा, तो रजिस्टेंस भी 2R हो जाएगा। सिंपल है, लेंथ 2 गुना हो गया तो रजिस्टेंस भी 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ ए वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस बी। अब क्या कह रहा है, एक वायर था, इसी वायर को एल लेंथ का वायर था, इसी लेंथ के वायर को खींच के स्ट्रेच कर दिया और एल कर दिया, अब इसकी लेंथ 2L हो गया। अब यहाँ एक नया वायर नहीं है, उसी वायर को स्ट्रेचेड किया गया है, तो यहाँ पर एरिया भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेंथ तो 2L हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा आधा। ठीक है, एरिया कितना हो जाएगा आधा। तो यहाँ से जब रजिस्टेंस पे फ़र्क पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि रजिस्टेंस होता है RL बाई एरिया। ठीक है, ये आपने कितना कर दिया 2L। ठीक है, ये कितना आपने कर दिया आधा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4L बाई एरिया। ठीक है, और वो तो यहाँ पहले से है, यानी कि नया रजिस्टेंस जो बना इसका कितना बन गया 4 गुना। ठीक है, इसका कितना बन गया 4 गुना, यानी कि अगर आप लेंथ को किसी वायर को स्ट्रेच करके लेंथ को 2 गुना करते हैं तो रजिस्टेंस न्यू रजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, न्यू रजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 गुना, तो इसका आंसर 4 गुना हो जाएगा, रजिस्टेंस का 4 गुना, और इसका आंसर हो जाएगा 2 गुना। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्ट एक शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं, N² इंटू R। ठीक है, यदि एग्ज़ाम में आए कि किसी वायर को स्ट्रेच करके
4 गुना कर दिया गया, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 16 गुना, 4 चौक 16 गुना। ठीक है, ये आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, n² इंटू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि पीसेस ऑफ द वायर रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू द 5 इक्वल पार्ट्स, दिस पार्ट्स ऑफ देन कनेक्टेड इन द पैरेलल। ठीक है, 5 पार्ट में इक्वली डिवाइड किया जाता है और फिर पैरेलल कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टू दिस कॉम्बिनेशन टू आर डैश। ठीक है, चलिए अब फिर रेशियो निकाल लेना है। ठीक है, तो एक आपके पास एक आर लेंथ का रेजिस्टेंस लेंथ का वायर ले लेते हैं। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, आर दिया, इसको 5 कट मार दो, तो 5 कट अगर आपने मार दिया तो r/5 अब इसको पैरेलल में ये जोड़ने के लिए बोला जाता है। पैरेलल में जोड़ने पे पोटेंशियल सबका इक्वल होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल सबका इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी r/5 है, 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 और ये किसी बैटरी से यहाँ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पैरेलल में हम जानते हैं कि आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1/r इक्विवेलेंट। पैरेलल सीरीज में आर इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है 1/r1, 1/r2, 1/r3, 1/r4 और 1/i5। ठीक, इस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर रखेंगे क्या r/5, तो ये 5/r बन जाएगा और ये 5 टाइम्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25/r। ठीक है, इक्वल टू 1 आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट आपका आ गया, आर इक्विवेलेंट यहाँ से 1/r इक्विवेलेंट 25/r, तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से आपका आ गया r/25। ठीक है, आर इक्विवेलेंट आ गया r/25। अब आपसे रेशियो पूछा जा रहा है कि आर और आर डैश का रेशियो बताएं। ठीक है, ये आर था, ठीक है, और ये एफ से और ये आर डैश आपका r/25 था। ठीक है, तो ये 25 ऊपर चला गया और ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया 25। तो इसका आंसर कितना होगा 25। ठीक है, तो इसका आंसर 25 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो मीटर यूज करते हैं, और अगर वोल्टेज के लिए आएगा तो वोल्ट मीटर। ध्यान रखना, यहाँ दोनों क्वेश्चन में डिस्कस करता रहा हूँ। यदि करंट के लिए पूछता है तो एमीटर, और वोल्टेज के लिए पूछता है तो वोल्ट मीटर। लेकिन ध्यान रखें, एमीटर इज एलवेज कनेक्टेड इज सीरीज। आप एमीटर से करंट तभी मेजर कर सकते हैं जब सर्किट में आप उसको सीरीज में जोड़ें। ठीक है, ध्यान रखना। और वोल्ट मीटर से आप वोल्टेज तभी मेजर कर सकते हैं सर्किट का जब वोल्ट मीटर को आप पैरेलल में जोड़ें। ठीक है, ये दोनों बातें बिल्कुल कंफर्म है। अब यहाँ पे कुछ और ऐड करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना सेंटेंस को। एमीटर को हमेशा सर्किट के सीरीज में जोड़ा जाता है, लेकिन एमीटर के अंदर लगा हुआ रेजिस्टेंस हमेशा पैरेलल में कनेक्ट रहता है। ये बिल्कुल लाइन रट लेना। इसी प्रकार वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट के पैरेलल में लगाया जाता है, लेकिन वोल्ट मीटर के अंदर का रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में लगा रहता है। ये इसलिए लगे रहते हैं ताकि एरर इफेक्शन ना हो। ठीक है, आपको ये पता है कि एमीटर को हम सीरीज में इसलिए लगाते हैं क्योंकि करंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, करंट वेरी नहीं करता है, वोल्टेज वेरी करता है लेकिन करंट वेरी नहीं करता है। ठीक, वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो वोल्टेज होता है कांस्टेंट होता है और करंट वेरी करता है। तो एमीटर को सीरीज में लगाएंगे क्योंकि करंट कांस्टेंट है, और वोल्टेज को पैरेलल में लगाएंगे क्योंकि वोल्टेज
कांस्टेंट है। तो इस तरह से एमीटर और वोल्टमीटर को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें गड़बड़ आप कर सकते हैं, तो ध्यान देखें। लैंप्स ऑफ द 40 वाट एंड 60 वाट आर द कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में कनेक्ट है। द टोटल पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, ध्यान से देखना। पावर की बात कर रहा है, पावर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, V इंटू आई। लेकिन हम अगर बात करें एक और जिसके 3 फॉर्म होता है, ठीक है, तो V स्क्वायर इजकल टू आर वाली की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, पावर की। पैरेलल की बात कर रहा है, पैरेलल में V क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, V कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब P इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, P यहाँ पे इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। इस रिलेशन से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अब जानते हैं कि R इक्विवेलेंट क्या होता था। R इक्विवेलेंट 1/R1 1/R2 इस तरह से होता था। अब इसका हमें उल्टा लेना है। ठीक है, तभी पावर निकलेगा। इसका मतलब पावर सीधे सीरीज की तरह काम करेगा। जैसे रेजिस्टेंस में अगर सीरीज को जोड़ दिया जाए तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, R इक्विवेलेंट इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसलिए अगर इस यहाँ पे पैरेलल में जोड़ा गया और पैरेलल में हमने देखा कि रेजिस्टेंस जो पावर है इन्वर्सनल प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। इसका मतलब पावर का जो इक्विवेलेंट होगा यहाँ पे डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि पावर इक्विवेलेंट इजकल टू P1 प्लस P2। ठीक है, P1 60 वाट है, मतलब P1 40 है और ये 60 है, यानी कि यहाँ पे टोटल 100 वाट। ठीक है, तो इसका जो कंज्यूम होगा वह 100 वाट कंज्यूम होगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपको पता चल गया। और यहाँ पर एक चीज़ और पता चल रहा है कि P डायरेक्ट अगर इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल R है तो जो 40 वाट है, 40 वाट जो है यहाँ पर 40 वाट है, उसके पास जो है ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, यानी कि 40 वाट वाले के पास, क्योंकि 40 वाट आपका कम पावर है तो इसके पास इसका मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और 60 वाट ज़्यादा है इसका मतलब रेजिस्टेंस इसके पास कम है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड थैंक्स अगेन, थैंक्स।